नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, विजय जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले बात होने जा रही है ऑपरेशन, वो जो महाराष्ट्र में चल रहा था। महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। अब से थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें पहले बागी सांसद लोकसभा स्पीकर के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर और उन्हें लिखी हुई चिट्ठी मीडिया को जारी कर सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के बगावत के बाद अपने विधायकों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने आज शाम 4 बजे अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में यह साफ हो सकता है कि उनके साथ अभी कितने विधायक हैं। कुछ संकेत ऐसे जरूर हैं कि विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं और विधायक दल में टूट का फिलहाल खतरा नहीं है। ये एक राहत की बात हो सकती है उद्धव ठाकरे के लिए। बीजेपी के एक विधायक हैं आशीष देशमुख। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के विधायकों को एनडीए में शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2/3 बहुमत है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है उसमें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन चौधरी जुड़े हुए हैं। सचिन, तो एक बात तो अभी दिखाई दे रही है कि फिलहाल फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों के स्तर पर एक राहत की खबर आ रही है। क्या विधायक अभी उनके साथ इंटैक्ट हैं? जी बिल्कुल। 4 बजे उद्धव ठाकरे ने शिवालय जो दफ्तर है उनका यहाँ विधान भवन के पास, वहाँ पर बैठक बुलाई विधायकों की और उसमें जो 20 विधायक है शिवसेना से वो उपस्थित रहेंगे। अभी फिलहाल जो है ऑपरेशन टाइगर में विधायक जो है उनकी बारी नहीं आई है। फिलहाल जो है पूरा फोकस ऑपरेशन टाइगर में सांसदों पर है। 2/3 सांसद जो छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का साथ, वो आज 3 बजे आएंगे और उन्हीं पर पूरा फोकस है। ये विधानसभा का जो विधानमंडल का जो सत्र है ये 10 जुलाई तक चलेगा और विधानमंडल के सत्र के बाद जो है ऑपरेशन टाइगर में यह फिर विधायकों को जो है वो तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे के साथ ये तमाम जो विधायक नज़र आ रहे हैं और पहली प्राथमिकता ये है कि सांसदों को जो है वो तोड़ा जाए, उसका ऑपरेशन पूरा किया जाए और उसको अंजाम जो है दिया जा रहा है। अब 2 घंटे बाद जो है वो सांसद भी आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि आखिर छोड़ने की वजह क्या है, स्पीकर से मिले, दस्तखत किए, वो पूरी तमाम जो बातें हैं वो मीडिया के सामने उजागर करेंगे। मीनाक्षी, सचिन आप बने रहे हमारे साथ। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बॉडी बिल्कुल सलामत है, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब ये साफ है कि जिस 2/3 बहुमत की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने हासिल कर लिया और फिलहाल विधायकों में अभी कोई टूट होने नहीं जा रही है। मुझे तो समीर जी अमित शाह का वो बयान याद आ रहा है जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना है, कोई असली नकली नहीं है, सिर्फ एक शिवसेना। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बयान 3 बार दिया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बोला कि अब यह शिवसेना नहीं रही और एकनाथ शिंदे की है। जब एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी और अपने साथ विधायक लेकर चले गए थे, 13 सांसद उनके साथ चले गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई ये अब शिवसेना असली है क्योंकि इनके पास जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने इनको एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया विधानसभा का, उसके बाद भी अमित शाह ने कहा कि भाई जनता ने इस पर मोहर लगा दी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है। और अब जब अमित शाह जी अभी 2 दिन पहले जब गए थे मुंबई, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली। और वैसे भी अब चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे दी। सुना दूं? बिल्कुल, बयान सुना दीजिए अमित शाह का, असली शिवसेना। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो ये जो बात कह रहे हैं इस पर इसलिए चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि संजय राउत ने अमित शाह के इस बयान पर हमला किया
और कहा कि अमित शाह एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना बताकर कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूँ। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। संजय राउत कहां की बात कर रहे हैं? आपके सांसद आपके साथ रहे नहीं, विधायक अभी इसलिए नहीं टूट रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन कोई अधूरा छोड़ते नहीं, फिलहाल का काम हो चुका है, बॉडी सलामत है, और फिर संजय राउत ये कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों ये कहते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं। वैसे भी अगर देखें तो एकनाथ शिंदे जी को विधायकों की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, सांसदों की ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में कोई बिल पास करना हो या एकनाथ शिंदे जी को भी अपनी दिल्ली के अंदर ताकत बढ़ाना हो। अब 20 विधायक उद्धव ठाकरे के पास, 20 में से 10 बंबई से जीते हुए, तो जो बंबई से 10 जीते हैं वो बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उसकी संभावना टूटने की कम है। 5-7 अगर वो दूसरे विधायक टूटे तो वो आने वाले समय में देखेंगे। उनका जो टारगेट था कि भाई सांसदों को तोड़ना है, वो लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा जाए। सांसद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे 2.5 साल तक, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का जो 2.5 साल का व्यवहार रहा अपने सांसदों के साथ, कि आप सांसदों के 2.5 साल में उद्धव ठाकरे सिर्फ 2 बार अपने सांसदों से मिलते हैं, आदित्य ठाकरे 1 बार सांसदों से मिलते हैं, और सांसदों के अगर फोन आता है तो कह दिया जाता है कि आप मिलिंद नार्वेकर से बात करो या संजय राउत से बात करो। आदित्य ठाकरे बहुत कम बात करते थे, सांसदों को लगा कि यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, अभी एमएलसी के जो चुनाव हुए उसमें नासिक में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया एमएलसी के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का जो गोकुल गीते निर्दलीय लड़े उसको वोट हो गया, और एकनाथ शिंदे का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो नासिक का एमएलसी का चुनाव कल हार गए। तो वहां भी मतलब आपस में भी उठापटक जो चली है, उसमें एक सीट का नुकसान एकनाथ शिंदे को हुआ है बीजेपी के कारण। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये एक बड़ी सफलता है एकनाथ शिंदे की, और ये बताता है कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करते हैं, अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते हैं। ये ऑपरेशन उनकी ताकत को महाराष्ट्र के अंदर बता रहा है। ये ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ, इस पे सचिन जो है वो और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। सचिन, ये ऑपरेशन हुआ कैसे और फिर खत्म कैसे हुआ, कौन किससे मिला, किसे क्या वादा किया गया, इस पर रोशनी थोड़ा आप डालें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ऑपरेशन की तैयारी पहले से ही चल रही थी, करीबन हम कहे तो 1 साल से पहले से ही इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन बीच में ये ऑपरेशन हो भी जाता था, लेकिन पहले इसमें पेश ये आया कि 6 सांसद जो बागी है वो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से ये कह दिया गया कि जो कैडर है इनके चुनाव क्षेत्र का, वो शिवसेना का असल कैडर है और वो एकनाथ शिंदे के साथ ही उनको जाना चाहिए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इसकी कमान संभाली, उनके बेटे ने इनकी कमान संभाली, और इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। हम देखेंगे कि अप्रैल में आपने देखा होगा कि प्रतापराव जाधव उनके घर पर डिनर पार्टी में ये सांसद जो है वहाँ पर मौजूद थे जो बागी है, जिसमें आष्टीकर हो गए या फिर वाकचौरे हो गए। इसके बाद भी सांसदों की तस्वीरें जो है वो एकनाथ शिंदे, उनके बेटे या उनके कार्यक्रम में आती रही। तो इन सांसदों को जो मिलना था, उनके चुनाव क्षेत्र में जो काम थे, उसको फंड को लेकर उनसे बातचीत की गई थी। और ख़ास तौर पर ये सांसदों से भी जब मैंने बातें की तो सांसदों का भी ये कहना था कि उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, मातोश्री से उनकी पहुंच जो है, संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनको मिल नहीं रहे थे। और कई सारे सांसद ऐसे थे जिनके पारिवारिक दुख की घड़ियों में वो पहले पहुंचे नहीं और शिंदे वहां पर पहले पहुंच गए। तो ये भी कई सारे उसमें कारण थे और उसका फ़ायदा जो है एकनाथ शिंदे ने उठाया। और एकनाथ शिंदे संपर्क में जो है अव्वल रहते हैं हमेशा, चाहे हम बात करें संपर्क की, पैसे की या जो भी फंड की मदद की है, वो हमेशा करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि ये एक एक करके ये सांसद जुटे हैं। इसमें से सबसे एक सांसद थे ओमराजे निंबालकर, वो बहुत ही कड़े उद्धव समर्थक थे
उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, इसके कारण ये डिले हो रहा था। लेकिन बाद में ओमराजे निंबालकर जो उन्होंने कल अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और फिर कहा कि फाइनली कि हमें सत्ता के लिए और हमें अपने विकास के काम के लिए सत्ता के साथ जाना चाहिए, और उन्होंने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की और उसके बाद ये ऐलान किया कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके कारण कहीं ना कहीं ये मामला जो है शुरू से फंसा था, लेकिन बाद में जैसे उनका ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसके बाद से इस ऑपरेशन को अब अंजाम दे दिया गया है और ऑपरेशन पूरा हो गया है। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऑपरेशन हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री ने भी कहा, और बॉडी भी सही सलामत है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज तो क्लियर है कि अभी जितना काम होना था वो काम हो चुका है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ओमराजे निंबालकर, जिसकी बात अभी हमारे सहयोगी सचिन चौधरी बता रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे ये उनके पिता के मर्डर केस के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद कल ओमराजे निंबालकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और शिंदे गुट में जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसके पीछे स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव गुट की हार और फंड की कमी से विकास के काम के प्रभावित होने को कारण बताया। ओमराजे निंबालकर के पिता पवन राजे निंबालकर कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी 2006 में हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई 20 साल तक चली। इस मामले में बरे हुए पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई हैं। कहा जाता है कि ओमराजे निंबालकर अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए ही सियासत में आए थे और अब वो एकनाथ शिंदे के साथ है। अब विजय जी, पूरी कहानी ओमराजे निंबालकर की भी हमने दर्शकों के सामने रख दी, तो किसको क्या चाहिए था उसमें से ओमराजे निंबालकर का पक्ष तो समझ में आ गया है। जब पिछले दिनों जितने डेवलपमेंट हुए हैं कोलकाता से लेकर मुंबई तक, उसमें ये बात बहुत खुलकर शिंदे साहब ने कही कि ऑपरेशन जो था वो पूरा हो गया, बॉडी सही सलामत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ऐसे समझता हूँ, हो सकता है ठीक से नहीं समझता हूँ, उसका मतलब है कि ऑपरेशन किया गया। इसका मतलब है कि वो अपनी इच्छा से नहीं आए। इसका मतलब है कि दबाव में किया गया होगा, लालच में किया होगा, किसी और कारण से किया होगा, लेकिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का मतलब ही कोई तो दबाव है या कोई तो लालच दिया गया होगा या कोई ज़रूरत रही होगी। ऑपरेशन हमेशा बिना ज़रूरत के तो नहीं होता। ठीक, तो किसकी ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत नहीं थी? एनडीए की जरूरत थी, लोकसभा में अब ये तो शिंदे साहब बताएंगे कि जरूरत थी। अभी तो लगी रहा है जो सारी एक्सरसाइज हो रही है उसमें सांसदों को बीच संसद के लोकसभा के 2.5 साल पूरे होने पर जिस तरह से सांसदों की आवाजाही हो रही है, उसका मतलब है कि एनडीए की हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसकी जो आत्मा है उस रास्ते पर दल बदल नहीं हो रही। आप कानून के तौर पर उसको कह दें 2/3 हो रही है हर जगह पर करके 2/3 पे ले आए, लेकिन अभी हमारे मित्र प्रोफेसर साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात उन्होंने की थी। तो ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मसला नहीं है, इतना मैं समझता हूँ। ठीक है, इस पर हर्षवर्धन जी, अच्छा चलिए आप ही बोल लें। प्रोफेसर साहब आपका नाम आया। हर्षवर्धन जी को बोल लीजिए। बहुत अच्छी बात कही थी राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। नहीं, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वैसी चीज़ें जो है होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। और जब हम फुटबॉल के गेम खेल रहे होते हैं तो एक साइड यदि फॉल खेलता है तो फिर दूसरे साइड के लिए मना नहीं किया जाता है कि भाई आप क्यों फॉल खेल दिए, आप बहुत ज़्यादा मार दिए। मारपीट तो दोनों साइड से हो रही है। तो ये अब गेम का नियम बन गया है। मैं इसे इस रूप से बोलता हूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति के अंदर फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था जो अरविंद केजरीवाल ने ले आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज कॉन्सेप्ट को जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के काम में आ गया तो देश के एक बौद्धिकार ने कहा कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अरविंद केजरीवाल ने तो क्या नई राजनीति शुरुआत की थी। नई राजनीति इस बात पर आई थी कि शुद्धता, सुचरिता, एक ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर उन्होंने नई राजनीति, ईमानदारी, अपव्यय नहीं करना, इन सब मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। लेकिन राजनीति उनकी कहां पर आकर के टिक गई कि फ्रीबीज के सहारे हम वोटर को कैसे अपने खेमे में ला करके रखें, और वो काम कर गया। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी तो एंटीडोट हो गया। नहीं, मैं देखिए ना, फिर उसका क्या हुआ,
उसका एंटीडोट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जितनी पार्टियां हैं उन सबों ने इस पर शुरू कर दिया। और आज देखिए कि अब तो ये है, एक श्यूम पीटर करके एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जब राजनीति में जाती है तो एक ढंग से दो पैकेज है आपके पास, और उन दोनों पैकेज में, हमारे पैकेज में क्या है, इनके पैकेज में क्या है, इन दोनों के बीच में वो तुलना करते हैं। तो अब बाकी पॉलिसी के आधार पर तुलना नहीं होती है, अब पैकेज के आधार पर तुलना ये हो रही है कि कौन कितना ज्यादा पैसा दे रहा है और उसमें भी किस पर विश्वास बन रहा है या नहीं विश्वास बन रहा है। यहां वही बात आकर के रह गई। अब ये खेल बंद कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन टाइगर कर रही थी या एक नाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर कर रहे थे। उद्धव ठाकरे खुद भी उस राजनीति के प्रतिरूप थे। लड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीच में छुड़ा घोपा भारतीय जनता पार्टी को, वो उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मैं कोई हिजड़ा नहीं हूं जो 10 जनपद जाऊंगा। इस प्रकार की भाषा उनके पिताजी कहते थे। माने कि कांग्रेस के पास कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे हिजड़ेपन का प्रतीक होना। तो महाराष्ट्र में सर मैं ये कह रहा हूं कि उस सारी अपने पिताजी की सारी राजनीतिक पूंजी को उद्धव ठाकरे ने इसलिए बलि चढ़ा दी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और अपने परिवार की राजनीति को आगे ले जानी थी। आज वो उसका भुगतान सर परिवार की राजनीति की तिलांजलि हो नहीं पाती, इसलिए उद्धव ठाकरे की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों खत्म होने के मुकाम पर आ गई। और वहीं बिहार में जाति की पॉलिटिक्स को तिलांजलि नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर केस अब एक बड़े फलक पर जा रहा है, जाति के ट्रैक पर फंस रहा है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का मामला बन गया है। एक तरफ भरत तिवारी के डिफेंस में लीडर एक्टिव हो गए हैं, तो दूसरी तरफ जितिन राम मांझी जैसे कई नेता पुलिस को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जितिन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई पिस्टल तानकर सामने खड़ा हो जाएगा तो एनकाउंटर के अलावा और पुलिस के पास दूसरा विकल्प क्या बचेगा। उधर भरत तिवारी के घर पर नेताओं का जमावड़ा है। चुनाव जीते हुए पवन सिंह भरत तिवारी के घर जाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि भरत तिवारी आतंकी, नक्सली, चोर, लुटेरा नहीं था। जेडीयू नेता संजय झा भी आए। संजय झा ने कहा कि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार अगर कहती है कि कोई अपराधी नहीं बचना चाहिए तो पुलिस पर भी ये लागू होता है। पुलिस के लोग अपराध करते हैं तो वो भी बचने नहीं चाहिए। कुल मिलाकर आप ये देखें, बिहार में इस वक्त प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और फॉरवर्ड गुड से जुड़े हुए कई संगठन ऐसे हैं जो इस वक्त परशुराम सेना कहें, करणी सेना कहें, ये तमाम लोग पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग उठा रहे हैं और पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दावा ये हो रहा है कि भरत तिवारी शोषित, वंचित गरीबों की आवाज उठाते थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत थी और इसलिए साजिश के तहत उनके साथ ये सब कुछ किया गया है। आप एक बयान सुने फिर चर्चा खोलते हैं। कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था रिवॉल्वर, छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है और पुलिस को अगर मार दिया होता, 2 पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। अब जितिन राम मांझी ने किसका पक्ष लिया? उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया कि भाई कोई सामने पिस्टल तान देगा तो फिर क्या करेगी पुलिस, एनकाउंटर करेगी ही। लेकिन जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है वो संदेह पैदा कर रहा है। 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये बयान भी यदि हमारे पास है तो वो भी दर्शकों को सुनाएं। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहाँ तक सरकार की बात है तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हर्षवर्धन जी ये लग रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो अंधाधुंध मार रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी का स्टैंड, संजय झा का स्टैंड, नेताओं के स्टैंड अलग अलग, एक दूसरे से अलग विपरीत दिशा में जाते दिख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताओं का स्टैंड जाति देखकर है। संजय झा का भी स्टैंड जो है वो इसीलिए है, जीतन राम मांझी का भी स्टैंड इसीलिए है, और दुर्भाग्य से जो डिजिटल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वो भी इसीलिए। भरत तिवारी की इच्छा बहुत अच्छा समाज का काम करने की थी, लेकिन जिस अतिरेक में जा रहा था तो फिर हम कैसे किसी दूसरे अतिरेक को जस्टिफाई नहीं कर देंगे। कोई भी पिस्तौल लेकर अगर पुलिस की तरफ तानेगा तो उसके ऊपर गोली चलने का खतरा तो है, लेकिन इस मामले में एक पेच है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने जो अपनी पिस्तौल थी वो फेंक दी थी, वो उनको दे दी थी, आत्मसमर्पण उसने कर दिया और उसके बाद ये मारा गया। इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसलिए ये हत्या है। लेकिन क्या इसलिए मार दिया गया कि उसके नाम क्या गया, तिवारी लगा था? बिल्कुल फालतू की बात है। ये जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से मार दिया गया, एक ब्राह्मण को मार दिया गया, यही असली संकट है। और इसीलिए जब कोई भी अपराधी किसी जाति का होता है, मुसलमान मार दिया गया, फलाना मार दिया गया, धमाका मार दिया गया, जो भी मारा जाता है उसके हाथ में अगर हथियार है, उसके ऊपर अगर आपराधिक मामले हैं तो उन वजहों से मारा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मामले में सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और पुलिस ने मारा। दूसरा, वो कोई ऐसा कोई पक्का वाला अपराधी नहीं था। ये दो चीजें हैं। नहीं, पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं इसको 100% है भाई, 100% पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो सवाल है, ये कौन से पूछने इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, लेकिन जो कोई अगर कोई ये कहे कि उसको तिवारी देख के मार दिया तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई। मतलब हर चीज में ब्राह्मण को जोड़ देना। ऐसे ही लोग थे जो विकास दुबे के मारे जाने पर कह रहे थे कि बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसके जैसा आदमी जिसने पुलिस पर गोली चला दी थी, विकास दुबे, तो उसका क्या किया जाता? और मैं फिर कह रहा हूं, जाति के आधार पर अपराधी के साथ खड़े होना या उस पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। और ये इस मामले में हां, ये जरूर है कि इसमें उसका दूसरा पक्ष है कि वो कोई ऐसा वाला नहीं था कि वो कोई अपराधी था, कोई माफियागिरी कर रहा था, उसका एक दूसरे तरह का टेम्परामेंट था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, फिर तो किसको जस्टिफाई करेंगे? फिर तो इसके आगे जाके कोई भी बंदूक लेके कहे और कल पहुंच जाए कि ऐसा मेरी सड़क बनाओ, 30 सेकंड में नहीं बनाओगे तो हम गोली मार देंगे, भले ना मारे। लेकिन क्या ये धमकाने का अधिकार है क्या? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी हत्या जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए, चलाइए, लेकिन कृपा करके इसको ब्राह्मण मार दिया गया, सम्राट चौधरी के शासनकाल में मार दिया गया, बिहार की पुलिस है, ये सब करना बंद कर। मैं एक ब्रेक पर जाने का मेरा समय हो गया, लेकिन 1 मिनट की एक छोटी टिप्पणी मैं प्रोफेसर साहब आपसे इसलिए लेना चाहती हूँ। उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या कुछ है? क्या बिहार पुलिस को एक मैसेज देने की कोशिश जेडीयू के नेता कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो हो रहा है वो ठीक ट्रैक पर नहीं जा रहा है? दुर्भाग्य से बात आप जो कह रही हैं वही है। हाँ, चूंकि जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी के पास है, और सम्राट चौधरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब जो मारा गया व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड कास्ट है। तो करीब करीब सारे फॉरवर्ड कास्ट जो सम्राट चौधरी से जो नेता जले भुने थे वो सब लाठी लेकर के बाहर निकल आए हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और ये गठबंधन के लिए भी शुभ नहीं है, बिहार सरकार के लिए भी शुभ नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 1-2 नेताओं का और भी मैंने फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं का बयान मैंने देखा था, तो एक ढंग से वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों बातें। और जो झा जी कह रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष, उनका भी मानना बहुत सही है कि अपराध सिर्फ सामान्य व्यक्ति जो सड़क पर है वही नहीं करता है, अपराधी तो पुलिस भी होते हैं ना, तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने इनकाउंटर किया है या नहीं किया। ठीक सर, वो इनकाउंटर सही है भी या नहीं सही है इस पर। लेकिन जाति के बाद अगर
गोली मारी तो हत्या का मामला चलना ही चलना चाहिए। और एक सवाल जो इस वक्त पूरे देश में हर राम भक्त उठा रहा है, और वो हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता है, जो हैरान है कि राम मंदिर में लूट हो गई, वो ये पूछ रहा है कि राम भक्तों के साथ छलावा किस किसने किया और अब उनका क्या होगा। राम के दरबार में चढ़ावा किसने गायब किया? ट्रस्ट ने राम भक्तों का ट्रस्ट क्यों तोड़ा? एसआईटी ने 6 दिन में 60 घंटे में राम मंदिर परिसर में जो समय बिताया उसका हासिल क्या है? इस दौरान उन्हें क्या क्या मिला? टीम लखनऊ पहुंच चुकी है, मगर सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। बताया जा रहा है कि 6 दिन में एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की। महासचिव चंपत राय से लेकर व्यवस्थापक गोपाल राव तक सभी का सवालों से सामना हो चुका है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। चंदा गिनने वाले, सीसीटीवी को मैनेज करने वाले चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों के करीबियों से भी पूछताछ हुई है। दान की गिनती का काम संभालने वाले कर्मचारियों से सवाल किए जा चुके हैं। खबर है कि एसआईटी ने कई सबूत जुटाए हैं जिनसे राम मंदिर के मैनेजमेंट में खामियों का पता चलता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैंक ले जाने का रास्ते पर ही चंदे की लूट हो जाती थी। नोटों के बंडल में अतिरिक्त गड्डियां डाल दी जाती थी और फिर बीच रास्ते में उन पर हाथ साफ कर दिया जाता था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। कोई चंपत राय का करीबी निकल रहा है, कोई अनिल मिश्रा का करीबी, कोई गोपाल राव का करीबी, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है जो मंदिर के काम में लगे हुए थे। अरे क्यों लगे हुए थे उनके काम में? क्या कोई किसी का रिश्तेदार है, उसी बात पर उसको राम मंदिर के ट्रस्ट का काम संभालने की नौकरी दी जा सकती है? और ये अथॉरिटी क्यों थी? अब इससे उनकी तो चांदी हो गई और राम भक्तों को चपत लग गई, राम मंदिर को चपत लगी है। महज कुछ सालों में ही कईयों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए। कैसे बन गए बंगले? लग्जरी गाड़ियां कैसे खरीद ली? अनुकल्प मिश्रा हो या उसका बहनोई लवकुश मिश्रा है, सोचिए जरा, बहन बहनोई चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में बहन बहनोई चल रहा है। गोपाल राव हो या उनके भतीजे सुमेश आनंद, चंपत राय हो या फिर उनके करीबी टुन्नू यादव हो, फूलकांत मिश्रा तक, हर किसी से एसआईटी ने पूछताछ की है। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। तो चंदा चोरी के आरोप लगने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का कैसे लोगों का विश्वास इस पर से खत्म हो रहा है। बड़े पैमाने पर चंदा चोरी के आरोपों के बाद नई टीम इस पर काम कर रही है। भक्त तो अभी भी दान कर रहे हैं। मंदिर पहले की तरह ही अभी भी खुला हुआ है। रोज की दिनचर्या के हिसाब से हर काम चल रहा है। अभी किसकी टीम मंदिर का काम संभाल रही है? चंदा चोरी का आरोप 7 जून को लगा, तब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर कई सारे सवाल उठाए। 13 जून को चंपत राय सामने आए, उसके बाद से वो सीन से गायब है। उनके कई करीबी एसआईटी के रेडार पर है। गोपाल राव, मैं बता दूं दर्शकों को जिन्हें ये जानकारी नहीं है, गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक हैं और वो भी इस वक्त अयोध्या से बाहर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं वो भी एसआईटी से लुका छुपी खेल रहे हैं। सवाल उठता है कि एसआईटी को इन्होंने अब तक क्या बताया और क्या छिपाया है, और एसआईटी ने अब तक यहाँ से क्या सबूत जुटाए हैं। जब ये रिपोर्ट का खुलासा होगा और हम लोगों के सामने भी आएगी तो चीजें और ज्यादा साफ होगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, चर्चा को आपसे खोलते हुए, चंदा चोरी हुई और इतनी खामियां, इतने लैप्सेस और हर लेवल पर लैप्सेस है। ये क्या बहन बहनोई चल रहा था वहां पर? इसने फलाने को कह दिया, वो नौकरी पर लग गया, कोई काउंटिंग करने के लिए बैठ गया तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, फुटेज गायब है कई कई दिनों की। नहीं मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि देखिए वो जो लोग हैं जो रखे गए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे रख लिया गया। वो सारे के सारे लोग एक जिसको कहते हैं ना कि उस मंदिर के प्रति उनकी आस्था वाले परिवार थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के पकड़ के रख दिया गया। अब वो बेईमान निकल गया, उसने दान का गबन कर लिया, उसने बेईमानी ऐसी की जिसने सबको शर्मसार कर रखा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पहले दिन से मैं जो कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पुनर्गठन अब तक क्यों नहीं हुआ। तीसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, वो नृपेंद्र मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात करके चले गए थे, लेकिन एक लाइन पे मेरा बड़ा गंभीर ऐतराज है उनके। उन्होंने, चूंकि वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसा लगा कि एक आईएएस को बिठा दो रिटायर्ड को, एक रिटायर्ड आईएएस की और बढ़िया एक पोस्टिंग की जगह मिल जाएगी। ये कतई नहीं होना चाहिए। इस मंदिर को सरकार के नियंत्रण में किसी कीमत पर नहीं जाने देना है, ये भी आप समझ लीजिए।
इसको स्पष्टता से बार बार जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये जो कोई रिटायर्ड आईएएस बैठ जाएगा एक और बढ़िया जगह बैठ जाएगा और उसके बाद ये मंदिर फिर सरकार के कभी, ये नहीं होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास उन्हीं लोगों का रहना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, जो बरसों बरस के लिए त्याग करते रहे। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या। एसआईटी की जांच हो गई, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी 24-48 घंटा है उसमें आ जाएगा। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, भाई कोई भी एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल अब भी वही है। जिनको लेकर मीडिया में खबरें चल रही हैं, या तो मीडिया में खबर गलत है तो आप वो बताइए। अगर किसी के यहां से यह खबर तक आ रही है कि इतने लाख रुपए की रिकवरी हो गई, किसी के यहां से खबर आ रही है कि उसके घर से इतना सोना रिकवर हो गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अभी एसआईटी की रिपोर्ट है, कहे सब झूठ था। अब आपने तो कह दिया सब झूठ था, लेकिन इतने दिनों तक मीडिया में जो चला तो अखबार की कटिंग तो हमेशा विद्यमान रहेगी, वो टीवी चैनल का विजुअल तो हमेशा विद्यमान रहेगा। यानी राम मंदिर के ऊपर वहां की आस्था के अनुरूप जो लोग आते हैं, वहां ये जो कतार में लगे हुए लोग चले आ रहे हैं, उनके मन में आपने एक संदेह डाल दिया। तो इसको जरा समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस मामले में जरा सा भी लीपापोती करने का प्रयास, चाहे एसआईटी के बहाने हो, चाहे सरकार करे, चाहे न्यास के लोग करें, यह बहुत गंभीर है, बहुत भारी पड़ने वाला है। इससे बचना चाहिए। जो दोषी हो उनका सजा मिले, और जैसे जस्टिस के मामले में कहा जाता है ना कि न्यायालय में न्याय हो, ये इससे ज्यादा जरूरी है न्याय होता हुआ दिखे, इन पापियों को सजा मिलती दिखे, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। सवाल इस वक्त तो समीर जी ये उठ रहा है कि चंपत राय जी का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चंपत राय जी को तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि चंपत राय जिस तरीके से वहाँ आराम से बैठे हुए हैं, तमाम गतिविधियों में जिस तरीके से वो भाग ले रहे हैं, उनसे हालांकि एसआईटी ने पूछताछ की है। और यह चंपत राय, तो खबर ये भी आ रही है कि चंपत राय बहुत निश्चिंत है कि भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो महामंत्री बने रहेंगे। बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जाएगा, छोटे छोटे जो लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। और जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था और जिस तरीके से एसआईटी जांच करके गई है, तो क्या एसआईटी जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े लोग चुप है, तो क्या एसआईटी को भी चुप करा दिया जाएगा? बहुत बड़ी टिप्पणी कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस मामले में जो चुप है, और उस मामले में क्या एसआईटी को चुप करा दिया जाएगा? और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, क्या वो सिर्फ खानापूर्ति होगी कि भाई रिपोर्ट हुई, एसआईटी ने दे दिया, और वो खानापूर्ति के रूप में आ जाएगी? कि वास्तविक जो गुनाहगार है, जो राम मंदिर में रावण विराजमान है, वो रावण आइडेंटिफाइड होंगे और उन्हें वहां से बेदखल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, देखिए ट्रस्ट के अंदर 15 लोग हैं टोटल ट्रस्ट की कार्यकारिणी में, 15 में से 13 लोग का केंद्र सरकार ने को नियुक्त किया हुआ है। अब ऐसे इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बना दिया था और चंपत राय जी वहाँ के महामंत्री बने हुए। हालांकि केंद्र सरकारी अधिकारी 4 लोग का वहाँ पर पदेन अधिकारी भी जो वोट नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट जो है वो अभी बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। उसके बाद भी चलाने वाले कौन होंगे? 15 लोग मेंबर होने के बाद सिर्फ 2 से 3 लोग जो है वो ट्रस्ट को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उनके हिसाब से सारा निर्णय होता है, सारी नियुक्तियां उन्होंने करी, भाई भतीजावाद परिवारवाद उन्होंने ट्रस्ट के अंदर कराया, किसी चीज का हिसाब किताब रखा नहीं। वित्त भी वह देखते थे, वीवीआईपी पास भी वो देखते थे, भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था वो देखते थे, बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन भी वही लोग देखते थे। बिना पास के आना जाना पूरा चल रहा था। इतनी बड़ी वहां पर लूट हो गई और कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि नहीं हमसे चूक हो गई है और हम नैतिक आधार पर इस्तीफा देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस मामले में अभी तक कोई बड़ा बयान, किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपत राय से उम्मीद थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अब वो जिस बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपके हुए, मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ को शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि संघ ने उन्हें वहां भेजा था। चंपत राय नहीं, चंपत राय संघ का चेहरा है, लोग संघ के रूप में जानते हैं। आज चंपत राय ने पूरे संघ को शर्मिंदा करने का काम किया है। मुझे लग रहा है कि संघ भी उनसे शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। बहुत सारे नाम हैं, गोपाल राय है, वो कहाँ है? वो क्यों लुका छिपी खेल रहा है? अनिल मिश्रा कहाँ है? गोपाल राय तो कल कर्नाटका में थे, संघ के कार्यक्रम में गए हुए थे। तभी मैं कह रही हूँ कि अच्छा, आप फिर जिस बॉडी से ये एसोसिएटेड हैं, अभी जो बात समीर जी ने कही, उस बॉडी तक बात जा रही है ना, उन डिफेम हो रहे हैं वो भी, प्रोफेसर साहब, वो भी डिफेम हो रहे हैं जिस बॉडी से ये लोग जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जो समीर जी ने कहा, मैं थोड़ा सा मैंने उनकी भाषा से थोड़ा सा असहमत हूँ, बाकी उनके भावनाओं से सहमत हूँ। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, आज मैं बिल्कुल उनसे भी सहमत हूँ। मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से, जब से ये बात आई थी, तब से मैं बार बार कह रहा था, उनकी निष्ठा पर सवाल मत कीजिए।
बाकी जो है वो जो नृपेंद्र जी ने कहा था कि निगरानी, उसमें कमी रही है। और जैसे होता है ना, हम संघ में काम करते हैं तो हम विश्वास के आधार पर ही काम करते हैं। हमको लगता है कि हर स्वयंसेवक हमारा जो शाखा से निकला है वो ईमानदारी है, सुशीली है, चरित्रवानी है। खोटा सिक्का निकला एंड कोई एक खोटा सिक्का निकले तो समझ में आती है कि अपवाद हो गया, दूसरा खोटा सिक्का निकले तब भी समझ लेते हैं, 5 सिक्का निकले, 6ठा सिक्का निकले, 7वां निकले तब भी बात समझ में आती। 40 का 40 सिक्का जो है वो यदि खोटा निकल जाए तो इसका मतलब है कि कहीं सिस्टेमिक फेलियर है हमारा। और वो सिस्टेमिक फेलियर ये है कि हम इतने बड़े राम मंदिर आज के दिन में अपने आप में एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में खड़ा है हमारे सामने। वो पूरे करोड़ों हिंदुओं के, पूरे दुनिया के हिंदुओं के आस्था का एक केंद्र है और उसकी मैनेजमेंट तो उतना ही अच्छा होना चाहिए था जो दूसरों के लिए आदर्श बन सके। राम आदर्श थे तो ऐसे नहीं, वो आचरण के लिए भी आदर्श थे। उन्होंने जो आदर्श की मर्यादा गढ़ी, अब उस राम मंदिर में प्रबंधन में इतनी बड़ी खामियां हो, और मैं इसे खामियां नहीं अब बोलूंगा, ये है कि हमने ये सब होने दिया, ये सब चीजें होती गईं। मेरे साथ कोई आदमी है, काम कर रहा है, तो हमारी ये दायित्व तो बनता है कि उस पर हम क्रॉस चेकिंग हमेशा करते रहें। हम ये नहीं छोड़ें कि उसके भरोसे सब चीज नहीं छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ट्रस्ट को आज के दिन में भंग कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भंग कर दिया जाना चाहिए। नए लोगों को वहां पर दिया, नए लोग वहां पर आए जो राम मंदिर के प्रति आस्था और जिसे हम कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित लोग भी हो, अलग से ला करके नहीं है। जो बात तो कह रहे थे ना कि हम ब्यूरोक्रेट को ला देंगे, बिल्कुल ही नहीं। ये बिल्कुल सहमत है। हिंदुत्व की विचारधारा, मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं, हम खुद एक मद्रास हाईकोर्ट में हम कुछ लोग जो है प्रोफेसर IIT के लोग मिलकर के केस फाइल करके इसी बात का हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि मंदिरों का जो बोर्ड है वो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी तय नहीं करिए, सनातन के हाथ में है। एक सनातन बोर्ड बना दीजिए, वो करे और वो सुनिश्चित करे। सर, सनातनियों के पैसे से मंदिर खड़ा हुआ है, सरकार की भूमिका इसलिए केवल देखने की होनी चाहिए, ना कि उसके मैनेजमेंट की होनी चाहिए। तो ट्रस्ट का फिर बोर्ड का फिर से गठन होना चाहिए। इस पे तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। सरकार की भूमिका इस मंदिर में होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस मंदिर को बनवाया है? नहीं बनाया, मैं तो कह रही हूं सनातनियों के पैसे से बनाया, जनता के पैसे से बनाया। लड़ाई के बाद, हर तरह का बलिदान करने के बाद, हर तरह का त्याग करने के बाद, न्यायालय से संवैधानिक तरीके से लड़ने के बाद ये बना है। ये न्याय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहना चाहिए। ये इसका मतलब नहीं कि सरकार इसमें रास्ता खोजे और सरकार कहे कि नहीं हम कब्जा कर लेंगे, किसी रिटायर्ड IAS को बिठा देंगे, बैठ के CEO की तरह बैठेगा, ये नहीं। और देखिए ये चीजें हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसके अलावा और सारी चीजें, चाहे मंदिर बनना हो चाहे दूसरी चीजें हो, ये काम भी उन्हीं लोगों ने किया। कुछ लोगों ने गड़बड़ की है तो आप उसके बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को सबको खारिज थोड़ी ना कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। राम मंदिर केस में रामलला के पैरोकार रहे महंत धर्मदास बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। गोपाल राव केवल चंपत जी के देन है। गोपाल राव के केहू भेजा है कि गोपाल चंपत जी पे एक बार हल्ला भया कि गलती हो रहा 2 साल पहले, तो गोपाल राव आ गए। गोपाल राव के इन लोगों के कार्य पद्धति बहुत गलत है। जो अयोध्या के जितने छठे छटाए लोग हैं वो वहां के व्यवस्था, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में हाकी टाकी है। अनिल मिश्रा तो हम पहले से कहते कि चमचा है और चोर है। सब ढेर चोर नहीं है। वो घर पहले ही अनिल मिश्रा के घर के लिए झगड़ा भया था कि वहां पर इतना बड़ा कोठी कैसे बना लिया। तीनों एक पैसा इधर उधर बिना चंपत राय के, बिना अनिल मिश्रा के, बिना इन लोगों के सहयोग से कुछ नहीं कर सकता था। तीनों में ढुक नहीं सकता है।
अब जो मान धर्मदास कह रहे हैं वो बात एकदम 100% सही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगे। सही बात बोली है पर थोड़ी देरी से नहीं बोली। विजय जी, किसने बोली है? अभी जो मान धर्मदास भी कह रहे हैं। ठीक, मैं जिनको बोलना चाहिए था वो तो चुप है, और जैसे आरोपी गायब है वैसे इस पैरोकार भी गायब है। जिनको सुरक्षा देनी है, जिनको नजर करना है, वो भी गायब है। वो कहाँ दिख रहे हैं? आप गंभीर सवाल कीजिए। ये पाप पुण्य का मसला नहीं है, ये अपराध का मसला है। बिल्कुल ठीक बात है, अपराध पाप पुण्य क्या होता है? पाप पुण्य तो वो है परसेप्शन है। फिर आप कहेंगे उसको तो अगले जन्म में या जाएगा स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मसला वो नहीं है ना। ये तो अपराध का मसला है और गंभीर अपराध है। जिस तरह की चोरी हुई है, जिस तरह का डाका डाला गया, आपने इतनी सारी बातें बताई। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मंदिर निर्माण में जो चोरी हुई है, मंदिर निर्माण में जो कमीशन की बात सामने आ रही है, मंदिर निर्माण में ठेकों के मसले को लेकर जो मसले आ रहे हैं, वो भी सबको देखना चाहिए। उसको निर्माण समिति में कौन देख रहा था? अयोध्या में जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त का मामला हुआ, 17 गुना 20 गुना दाम, महंगे दाम करके खरीदी गई। और जिन लोगों के नाम ले रहे वो परिवार नहीं है क्या? ये क्या कहना है कि ये लोग उनको आस्था रखने वाले, रखने वाले लोग ऐसे होते हैं? तो ये मसला गंभीर है और सब सवाल हैं। एक सवाल है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक? पहली बात है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। और जो सरकार किसी के नाम आने पर एनकाउंटर करती हो, वो सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि एसआईटी क्या करेगी नहीं करेगी। ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया है? आप कह रहे हो नया सीईओ, पहले तो ट्रस्ट तो भंग करिए। और ट्रस्ट किसका बनाया गया है? ट्रस्ट में केवल वही लोग हैं, ये सारे सनातन हैं। सनातन हिंदुस्तान का केवल संघ है। अब मतलब केवल सनातन का मतलब, और ये राम मंदिर पर संघ की मोहर लगी हुई है कि संघ ने बनाया है मंदिर। सर संघ ने बनाया नहीं है सर। एक मिनट ये सर, संघ ने बनाया नहीं है, करोड़ों लोगों ने लेकिन संघ ने ही लड़ाई लड़ी है सर। नहीं, लड़ाई लड़ी है तो मतलब लड़ाई लड़ी है। नहीं, मंदिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिंदू नहीं जाकर के वहां पर लड़ाई लड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद नहीं वहां पर गोलियां खाई है, संघ वहां गोलियां खाई है। ये मत बोलिए। हिंदू लोग है ना, केवल संघ के लोग हैं। लड़ाई उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व से ठीक है ना? उसको मोबिलाइज किसने किया? आज राम मंदिर वहां होता नहीं यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में नहीं होती। मतलब आप समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू है। मैं ये नहीं कह, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस अपराध को क्षमा कर दिया जाए। एक लाइन जरूरी है। देखिए यहीं जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो राम मंदिर दिख रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की ही वजह से है। इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। और यहाँ का न्यास तो संघ और विश्व हिंदू परिषद ही बनाएगा, इसमें भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर कब्जा करेगी, ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ये ठीक, मैं एक बात तो इसको समझना पड़ेगा ना, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरा आंदोलन, पूरा जितना जिस तरह से जिस आस्था के साथ खड़ा हुआ, उसको विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आंदोलन केवल संघ के लोगों ने किया। आप ऐसा क्या? आंदोलन केवल संघ के लोगों ने केवल नहीं किया सर। तो फिर केवल नहीं किया, तो बस उसका नेतृत्व किया, विश्व हिंदू परिषद ने उसका नेतृत्व किया, आंदोलन संत समाज ने किया। इतनी अच्छी बात करते हैं आप प्रोफेसर साहब। आजादी के आंदोलन में तो सब लोग शामिल थे, कांग्रेस ने नेतृत्व किया था तब। उसके बावजूद भी गांधी जी को लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने और ने नहीं किया। लेकिन आप कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि बाकी लोगों ने तो उसमें भाग ही नहीं लिया था। अच्छा किया। लेकिन आप इसका बहस तो यही करते हैं कि महात्मा गांधी जी को और सब लोगों ने हिस्सा लिया आजादी की लड़ाई में। सिर्फ एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे नहीं, लेकिन महात्मा गांधी को हम लोग कहते हैं ना, तो वैसी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंदिर निर्माण में है। और संघ ने तो फिर भी नहीं किया। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने तो उसी आधार पर बरसों बरस अपने परिवार को सत्ता में बिठा दिया। यदि आप ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूं, इस पर इतना चीखने की बात नहीं है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर है, तो मुझे लगता है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा आस्था का मंदिर है। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, ये राम मंदिर है, ये राम भक्तों के लिए मंदिर है, ये हिंदुओं के लिए मंदिर है, जो राम में विश्वास रखता है उनके लिए मंदिर है। और इसे कोई डिनाई कर नहीं सकता कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसकी वजह से, ये उनके संकल्पों की वजह से और उनके बलिदान की वजह से ये मंदिर बना है।
लेकिन भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, तो व्यक्ति को बाहर निकालिए। आप फिर से ट्रस्ट की स्थापना करें, उसमें जो भ्रष्ट नहीं है उन्हें शामिल करें, और पैसा किसी को भी भ्रष्ट बना सकता है। इसलिए सिस्टम अच्छा बनाइए, सिस्टम ऐसा बनाइए जो लीक प्रूफ हो, जहां पर भ्रष्टाचार की जरूरत और संभावना दोनों खत्म हो जाए। इसको इसी नो कीजिए। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं। सर, आप जितने सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसके बावजूद कोई अगर चुप है, हाँ, तो ये उसकी बेईमानी है। कोई चुप्पी नहीं है सर, सभी लोग बोल रहे हैं। ईरान ने वाकई में अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हां, ईरान और अमेरिका ने डील साइन की तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कितने दिनों तक रहेगी, इसके लिए संशय हर किसी को था। जिनेवा में वार्ता चल रही थी, लेकिन इस बीच मामला गर्मा गया। ट्रंप की एक धमकी ने सारा खेल बिगाड़ा। ये सारी तस्वीर आपके सामने रखूंगी, लेकिन जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में है वो तस्वीर आप देखिए, बहुत गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ईरानी डेलीगेशन ने फोटो ऑप से मना कर दिया। अब्बास अरागची से पाकिस्तान के पीएम ने फोटो खिंचवाने के लिए कहा, लेकिन अरागची ने साफ इनकार कर दिया। मनाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन तनाव अरागची के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ठीक वैसे ही तनाव जेडी वेंस के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। हाथ झटकते हुए शहबाज शरीफ का बाहर चले गए अरागची। जेडी वेंस बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन फोटो ऑप नहीं हुआ। जब अरागची ने मना कर दिया तो शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा, हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ऐसी बेकदरी करेगा, और उसके बाद भी जो ये कोशिशें हो रही थी, ये देखिए हाथ झटक कर चले गए अरागची। जेडी वेंस अलग खड़े हुए हैं, वो वेट कर रहे थे फोटो ऑप का। और फिर शहबाज शरीफ ने मुनीर की तरफ देखा, कुछ बात की, और फिर जेडी वेंस भी वहां पर आए। तीनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, और तनाव है शहबाज शरीफ के चेहरे पर, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रंट फेसिंग उन्हीं का चेहरा है। अभी आखिर हुआ क्यों, वो आपको बता दूं। ट्रंप ने नेगोशिएशंस के बीच में ही एक धमकी दी। उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर ईरान को धमकाया और कहा कि अगर अपने प्रॉक्सीज को नहीं कंट्रोल करोगे तो बमबारी फिर से शुरू कर दूंगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम से ईरानी डेलीगेशन भड़क गया और बातचीत से वो किनारा करने लगा। और वही तनाव इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और जेडी वेंस की बात करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जेडी वेंस भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं। विजय जी, इस चर्चा को आपसे शुरू करते हुए, आपको याद है उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी हिंदुस्तानी है लेकिन मेरा दोस्त पाकिस्तानी है। अब ऐसा दोस्त बनाओगे? नहीं, ठीक बात है। और ये जिस तरह से ट्रंप साहब का कल बयान आया ना, उससे ही समझ में आ गया था कि वो पता नहीं अभी तक इतने दिन में उनको समझ में आया कि नहीं ईरान किस तरह का मुल्क है, कि वो कैसे लड़ाई लड़ता है, कैसे पूरी बहस को चला रहा है। और इतने दिनों में समझ में आई होगी बात। जेडी वेंस के लिए भी बहुत मुश्किल का वक्त हो गया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं डेलीगेशन के लिए। एक तो वैसे मुझे लग रहा है, हम लोग शायद परसों भी चर्चा कर रहे थे, ईरान ने एक तरह से मैसेज दे दिया था कि जेडी वेंस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इस पर कुछ करने वाले नहीं हैं। और जो बात लेबनान को लेकर हुई, उनके जिसकी बात प्रॉक्सी की बात वो कर रहे हैं, उसको लेकर ईरान बहुत नाराज़ था, उस पर बात हुई। मेरे को इस समय उन पर थोड़ा सा शहबाज शरीफ पर बड़ी वो आ रही है दया तो क्या कहूँ, लेकिन मैं अब वो सोच रहा कि ये तो वो वाला हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा हटा। लेकिन इन्हीं जेडी वेंस ने तो कहा था कि हमें किसी नेगोशिएटर की और पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं। इशारों में इन्होंने ही तो कहा था, आप जिनके साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो उसको इस्लामाबाद आपने एग्रीमेंट का नाम भी दिया और वो सारी व्यवस्था वो वहाँ पर देख रहे हैं। भले ही नेगोशिएटर वो नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो गई। अच्छा, वो ऐसे हैं कि न वो अरागची को कुछ कह सकते, उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अरागची को कुछ बोल सके, और वेंस साहब को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अरागची तो बाकायदा हाथ झटक कर चले गए। लेकिन ये बड़ा झटका है मेरे हिसाब से, ये इतना आसान काम नहीं। जो आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं वेंस की भी, और अरागची जिस तरह से गए हैं और शहबाज साहब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उससे बड़ा मुश्किल हुआ है। और जो लग रहा था हमें कि भाई तुरंत ही ये अब आगे बढ़ेगा, वो फिर से अटक गया है। और ट्रंप साहब ने पिछले 2 महीने में इसको ऐसे ही बार बार झटका देकर ये किया है। वो समझते हैं कि वही जो तय करेंगे वो होगा। दुनिया आजकल वैसे नहीं चल रही। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी समझाया उनको, और यहाँ ईरान के अरागची साहब ने भी समझाया। मैंने जो बात शुरुआत में खबर बताते हुए कही हर्षवर्धन जी, वो यही कही कि ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है नाक रगड़ने के लिए। आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट को खत्म करना चाह रहे थे, उस पर ईरान माना नहीं। उल्टा हुआ ये कि जितने फ्री संपत्तियां थी उस पर से धीरे धीरे से आपका हटाने लगे वो बंधन।
आप हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोलना चाहते थे, ईरान ने भी ये यहाँ पर अपनी हेकड़ी बनाए रखी। ईरान ने कहा हमारी शर्तों के हिसाब से धीरे धीरे हम खोल देंगे। हॉर्मूज पर भी उसने बैकआउट नहीं किया है। इजराइल ने कहा कि मैं हिजबुल्लाह के ऊपर हमला, हिजबुल्लाह और लेबनान, आप दोनों ही एक बात कह लें कि मैं हमला करना बंद नहीं करूंगा। ईरान ने भी कहा कि भाई हमला तो आपको बंद करना पड़ेगा और जब तक हमला बंद नहीं हुआ तब तक हम भी नहीं रुकेंगे। तो दरअसल ईरान तो हर उस मुद्दे पर आज भी वहीं डटा हुआ है जहां से आज से 60 दिन पहले डटा हुआ था। झुका तो अमेरिका है हर्षवर्धन जी। देखिए, किसी भी युद्ध का दो पक्ष होता है। एक तो ये कि बराबरी की लड़ाई हो रही हो तो अंतिम दम तक जीतने की कोशिश होती है। दूसरा, एक बहुत कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए तो वो कहता है अच्छा अब ठीक है, जो तुम बहुत ताकतवर है तो तुम्हारे में अहंकार को तोड़ूंगा। अब यहां दूसरा वाला हिस्सा चल रहा है। इसमें जरा सा भी भ्रम नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है कि ईरान तबाह बर्बाद हो गया। और जहां वो बर्बाद हो गया उसके बाद अमेरिका और उसका क्या कर सकता है, इससे अधिक क्या कर सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि ईरान और इजराइल ये दोनों मिलकर अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। भले दोनों लड़ते हैं आपस में, ईरान और इजराइल की लड़ाई है, लेकिन सोचिए ट्रंप की बात ना रागची मानते हैं, गलीबाफ मानते हैं। ट्रंप की बात नेतन्याहू मानते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हम तो लेबनान में हिजबुल्लाह को तब तक मारते रहेंगे जब तक हमारा एक नागरिक भी खतरे में है। ईरान कह रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद नहीं होगी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर देंगे। ट्रंप फंस गए हैं। जो दुनिया को फंसाकर निकलने का एक अमेरिकी तरीका था कि दुनिया भर में युद्ध करा दो, एक दूसरे से लड़ा दो और बैठकर मजे लो, थोड़ा हथियार सप्लाई कर दो, थोड़े पैसे दे दो। पहली बार वो फंसा दिख रहा है। और नेतन्याहू ने तो बहुत साफ साफ कहा, अभी वो अपने यहां जेरूसलम में ही बोल रहे थे, एक मीडिया हाउस के समिट में बोल रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में, उसमें उन्होंने कहा अमेरिका के लोग कहते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की बात मानते हैं, इजराइल के लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप की बात करते हैं, हम दोनों किसी की बात नहीं मानते। हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए कि अभी अमेरिका के बॉर्डर के उस पार कुछ आतंकवादी हों और वो अमेरिकन को निशाना बनाए, तो अमेरिका क्या करेगा? कहेगा कि पीस डील कर लेते? नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, सिक्योर जोन बनाएगा और उस सिक्योर जोन में जाकर उन आतंकवादियों को एलिमिनेट करेगा। वही काम हम साउथ लेबनान में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहां जाकर समझ में आता है कि ईरान और इजराइल वो छोटे देश हैं कि बड़े देश हैं, कितनी ताकत है, वो अपना काम कर ले रहे हैं। ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका अपने पराभव की पटकथा लिख रहा है। अच्छा, ईरान ने जेडी वेंस को कैसे नजरअंदाज किया वो तो आप इस तस्वीरों में देख ही रहे हैं। बैठक के बीच की ही एक और तस्वीर अब आपको दिखाती हूँ। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जैसे ही बैठक के लिए अंदर पहुंचे तभी वहां जेडी वेंस, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर खड़े हुए थे। शेख मोहम्मद ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से बिना सलाम नमस्ते किए वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए और शहबाज मुनीर के गले लगे, लेकिन वेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वेंस ने पीछे से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया जरूर, अभी ध्यान से देखिएगा, गले मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जेडी वेंस हल्का सा पीछे की तरफ झुकते हैं और आपस में बातचीत हो उसका एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये शेख मोहम्मद ने पूरी तरीके से जेडी वेंस को इग्नोर किया है, उनकी तरफ देखा भी नहीं। देखिए जेडी वेंस से क्या क्या खताएं हुई हैं, उनकी खताएं हैं, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद है उनके ऊपर, उनकी खताओं का। ये मोटा मोटी मैं मानता था कि ट्रंप ही जिसे कहते हैं कि वो अनरीजनेबल हैं, बड़बोले हैं और उनके कारण बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिका के इमेज को। लेकिन जेडी वेंस उनसे कम नहीं है। मुझे पूरा लीडरशिप अमेरिका की जो है लग रही है, जैसे मैं कहता हूँ ना, बार बार डरता हूँ इसीलिए भारत के अंदर कि ये उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा जब गलती से कहीं सत्ता राहुल गांधी जैसे लोगों के हाथ में चला जाए। अपरिपक्व, वाचाल, जिसको कहते हैं अंदर से दंभी, अज्ञानता से भरा हुआ, ये लीडरशिप है। आप जब भाषा यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपको बात करनी समझ में आनी चाहिए। कुछ दिन तक पहले तक आप जेडी वेंस के बारे में कहा कि अपनी पत्नी को वो डिवोर्स इसलिए दे देना चाहते हैं क्योंकि अगला चुनाव उनको लड़ना है, और चूंकि उनकी पत्नी हिंदू है इसलिए क्रिश्चियन सपोर्ट जो है उनको उतना नहीं मिल पाएगा अमेरिका के चुनाव में। ये बात कभी कोई भूलेगा नहीं। यहाँ भी आप देखिए, अपमानित कौन हुआ है?
जेडी वेंस तो उसका एक प्रतिनिधि है, अपमानित अमेरिका हुआ है। दूसरी बात, यह भी बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर पलता है, वो नर्सरी है, पूरी दुनिया की नर्सरी है। उस नर्सरी को पालने, पोसने और बड़ा करने का काम आज के दिन में कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इसलिए कि अमेरिकन हितों को वो नर्चर कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। आपको दुनिया में आतंकवाद से, हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये बकवास बंद होना चाहिए। अमेरिका जब कहता है ना कि अपने सभ्य देश और ये है वो है, सिवा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अभी तो तुम्हें परखना है, अभी तुम नए नए पैदा लिए हो, हम हजारों साल की पुरातन सभ्यता है, हम तो टेस्टेड हैं, तुम तो अभी नए हो, तुम्हें तो अभी 500 साल लगेंगे, परख लेंगे, देखते हैं तुम कहां तक आकर के टिकते हो। वो दिख रहा है सामने। जो अपमान हुआ है वो अमेरिका का हुआ है, और इजराइल क्यों ना करे, वो अपनी सीमाओं को सिक्योर करने का पूरा अधिकार रखता है। ईरान के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो टेररिज्म को पाल पोस करके बड़ा कर रहा है। हिजबुल्लाह को समर्थन देने का मतलब क्या है? हमास को समर्थन देने का मतलब क्या है? आप हिजबुल्लाह और हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, हूती को आप जोड़ दें, तो ऐसे प्रॉक्सीज को आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर, क्योंकि वो आपने कमिटमेंट कर रखा है अपने से कि इजराइल का वहां पर एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्री अपनी ताकत है वो ऐसे प्रॉक्सीज को मारने के लिए क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं ये जस्टिफाइड है। जो कुछ भी इजराइल कर रहा है अपनी संप्रभुता को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए पूरे देश में उस पर समझदारी एक है, चाहे नेतन्याहू हो या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हिजबुल्लाह को मारेगा ही मारेगा, हूती को मारेगा ही मारेगा, हमास को मारेगा ही मारेगा। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि कल अमेरिका कहां तक चला आया था? जब टेरर बॉम्बिंग अमेरिका में हुआ तो अफगानिस्तान तक चला आया। अमेरिका पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, मारा, कितने लोगों को, पूरा रेगिस्तान बंजर बना दिया पूरा। आपको जब अपनी टेरर से चोट लगता है तब आपको दर्द महसूस होता है। आपकी घड़ी टूटती है तब आपको लगता है कि हाँ घड़ी टूटी है। दूसरों की घड़ी टूट रही है तब आपको परेशानी नहीं हो रही है। इंडिया ब्लीड कर रहा था तब किसी इन यूरोपियन देशों को समझ में नहीं आ रहा था। जयशंकर ने कहा ना, तुम्हारे शस्त्र से पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो तुम तो नैतिकता की बात मत करो। तो जो कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, टूट जाए न टूट जाए। आज ईरान क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने हथियार बना लिया है। ये क्या है? ये भी अमेरिका की ही देन है सर। ये तो नहीं, ये अमेरिका की देन है कि ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर कब्जा। सवाल यह है कि लड़ना है तो तुम अमेरिका से लड़ो ना। कतर पर बॉम्बिंग कर रहे हो, ठीक है, बंद। दुनिया के आवागमन को तुम रोक रहे हो, इसलिए तुम टेरर हो, टेरर को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, इसी मुलाकात के दौरान एक और दिलचस्प बयान भी आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि मेरी जिंदगी में 2 अहम रोल हैं, मेरी पत्नी जो हिंदुस्तानी है और दूसरा शख्स पाकिस्तानी है, उसका नाम आसिम मुनीर है। जेडी वेंस ने भले ही ये बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस वक्त ये बात वेंस ने कही तब आसिम मुनीर भी वहीं पर मौजूद थे। जेडी वेंस ने क्या कहा, पहले आप वो सुने। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. अब ये बात जो जेडी वेंस कह रहे हैं, आप बताइए, जब वो बोल रहे होंगे तो जो बगल में खड़ा हुआ बौना प्रधानमंत्री, उसको कैसा लग रहा होगा कि आसिफ मुनीर की तवज्जो ज्यादा है हमसे। एक प्रधानमंत्री, हम बेशक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बगल में जो बैठा हुआ आसिफ मुंसिर है, खड़ा है, वो उसको तवज्जो ज्यादा अमेरिका देता है। और बात भी सही है, सत्ता का केंद्र तो वो है, शहबाज शरीफ थोड़े सत्ता का केंद्र है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेने की नौबत आ गई। देखिए, अमेरिका के पास एक तराजू, एक पर वो पाकिस्तान को रखता है, एक पर वो हिंदुस्तान को रखता है, और जब उसकी इच्छा होती है उसका पल्ला वो भारी कर देता है। वो दोनों देशों की मजबूरी है कि अमेरिका के साथ चलना। भारत सरकार की भी मजबूरी है और पाकिस्तान की भी मजबूरी है। ठीक है, किसी की मजबूरी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, और अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई यहाँ पर मुझे पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। भले ही पाकिस्तान आतंकवादी देश हो, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता हो, भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता हो,
उसके बाद भी ट्रंप दिल खोलकर पाकिस्तान के नेताओं का सम्मान करते हैं, बयान देते हैं, उन्हें अपना करीबी मित्र बताते हैं। और ट्रंप के भी इसी तरीके से बयान आते हैं, जेडी वेंस के भी इस तरीके से बयान आते हैं, और मार्को रूबियो के भी बयान इस तरह के आप देख सकते हैं जो उन्होंने दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक रणनीति है उनकी कि भाई दोनों को साथ के चलो, जहां जैसी जरूरत होगी उसको वैसा इस्तेमाल करेंगे। हमारा हित सजना चाहिए, अमेरिका का स्वार्थ सजना चाहिए। और ये जो पूरा अभी प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से आसिम मुनीर वहाँ पर मतलब परेशान नजर आया, जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन वहाँ से चला गया, मुझे लग रहा है कि कागजों पे भले ही आप समझौता कर लो, समझौता तो दिल से लागू होता है। और ये जो अभी दिल नहीं मिला इनका किसी भी मामले को लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान ने कहा है कि हम इससे खाली छोड़ेंगे नहीं, जो भी जहाज वहाँ से निकलेंगे वो अपने रिस्क पर निकले, हमारे बिना अनुमति से निकलोगे तो आपका मरने की पूरी संभावना है। मुझे लग रहा है कि फिर नए संकट की ओर बढ़ रहा है। भले ही ट्रंप कहे कि हम जब चाहेंगे तब बम मारेंगे, अब ट्रंप की वो ताकत नहीं है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अब युद्ध उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलेगा या भी फिर वो बंद होगा? नया संकट मुझे लगता है फिर खड़े होने वाला है। आने वाले दिन मुझे लगता है और चुनौतीपूर्ण होंगे। कागजों में भले ही समझौता कर दिया और ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जमीनी स्तर पर वो समझा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर जाए और फिर वहां पर युद्ध शुरू हो, और इजराइल अपना हित देखेगा लेबनान को लेके। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये समझौता कागजों में उन्होंने बयान दिया भी है। जंग शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करता है तो ये लोगों की गलत फहमी है। मैं वो हर काम नहीं करता जो ट्रंप चाहते हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो इजराइल से सेना नहीं हटाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि लेबनान में हमला ना करने वाले ट्रंप के बयान के बाद ही नेतन्याहू का ये इंपॉर्टेंट बयान आया है। In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel and for its security. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty and leadership and commitment to our people. जो धागा दरअसल इजराइल ने अपने हाथों से खींचा है वो ऊनी स्वेटर होता है ना हर्षवर्धन जी, एक सिरा अगर निकला तो उसके बाद फिर वो पूरा स्वेटर खुलकर हाथ में आ जाता है। इस वक्त वैसे ही धागे खोल दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के। नहीं, मैं इसको एकदम ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि वो जो धागा खुला हुआ है वो खुला ही रहेगा और जहाँ स्वेटर बुना जाना है वो बुन लिया जाएगा। ये दोनों एकदम अलग अलग है। भले दोनों ये कह रहे हैं कि इसके बिना नहीं होगा, लेकिन ये पीस डील तो होकर रहेगी, क्योंकि ईरान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है कि वो जहां पर खड़े हैं इससे ज़्यादा उनके पास गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि अभी नेतन्याहू को चुनाव में जाना है तो इस तरह की आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा तेज़ सुनाई देंगी। उनको भी तो अपने देश में इलेक्शन लड़ना है, उनको भी तो अपने यहाँ चुनावी राजनीति करनी है। और ट्रंप को चूंकि वो उसके नजदीक जा रहे हैं तो उस तरह की बात करेंगे और जेडी वैंस को ये दिखाना है कि हम ही पूरी इसको लीड कर रहे हैं, तो शायद अभी सुर अलग अलग दिख रहे हैं। मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि ये डील अपनी जगह है और जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई है, ये शहबाज शरीफ की बेइज्जती या जेडी वैंस की बेइज्जती, इसको छोड़ दीजिए, तो सहमति कई मुद्दों पर बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच डील तो पूरी होगी। डील में कोई ऐसा संकट नहीं लग रहा, डील तो होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह से अमेरिका अपने आप को पावरफुल तरीके से समझता था कि वन साइडेड डील हो जाएगी, वो तो खत्म हो गया, वो नहीं हो रहा। और नेतन्याहू और ईरान अरागची ने जैसे बिहेव किया वो इम्पोर्टेंट है। वो अमेरिका की उस पावर पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा मतलब मुझे नहीं ध्यान आता सर, आप लोगों का अनुभव ज्यादा बड़ा है, आप बताएं कि कभी अमेरिका की ऐसी बेइज्जती हुई हो। अभी समीर जी ने कहा कि दिल नहीं मिले, अभी तो हाथ भी नहीं मिले। हाथ मिलेंगे फिर दिल मिलेंगे, तो कहां पर अभी हाथ मिलने पे भी संकट है। लेकिन डील होगी, लेकिन उसकी पावर लगातार कम हो रही है अमेरिका की, इसको समझने की जरूरत है। ट्रंप तो वो हैं जिससे दिल हाथ सब मिले रहते हैं, उन तब भी अपने सहयोगियों को किनारे कर दिया। मैक्रोन के साथ, कीर स्टारमर के साथ, जॉर्जिया मेलोनी के साथ जिस तरह के व्यवहार करते रहे, और तो और नरेंद्र मोदी के साथ वो ऐसा व्यवहार करने से सार्वजनिक तौर पर शायद डरते होंगे, लेकिन
भारत को असहज स्थिति में करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते। ट्रंप कुल मिला के पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर साबित हो रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको लग रहा होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ छिपा हुआ हो, हम लोग ना पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, हाथ दिल ये सब मिलने उलने का मतलब नहीं। जिस दिन उनका मन हुआ कि आज ठीक है तो आज कुछ भी तारीफ करेंगे, कल नहीं हुआ तो कल नहीं करेंगे। इसी तरह से चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर समझौते पर तैयार होने की बात है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इजरायल के पीएम ने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो दोनों तरफ के बयान आप सुन लें। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش. सर एक क्विक कमेंट इसी पर, जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू को भी हमने सुनाया और मसूद पेज़ेश्कियान को भी सुनाया, ऑपरेशन किल या पीस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसमें हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि डील तो हो ही जाएगी, लेकिन डील पर जो एक कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब बहुत लंबे समय तक मैंने इंटरनेशनल इस तरह की मीटिंग्स को भी देखा है, जो जॉइंट ऑपरेशन। सर एक बड़ी खबर अगर आप देख पा रहे हो, कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे दिया है, वो अभी खबर आई है। दिया नहीं है, देने की घोषणा की है कि सितंबर में। हाँ, वो आज की तारीख थी कि आज वो अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी दे दिया हो। नहीं, कीर स्टार्मर ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगला पीएम चुने जाने तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो 22 तारीख को उनका इस्तीफा होना है। वो भी काफी लंबे समय से ये पेंडिंग था एक तरह से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेतन्याहू और वो सब जो लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि जो ये अभी पिक्चर्स आपने वीडियो दिखाए ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 25-30 साल से मैं अभी इंटरनेशनल वो देख रहा हूँ कि किस तरह की मीटिंग्स होती है। किसी मीटिंग में वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, प्री प्लान तरीके से होती है, खासतौर से जब सिग्नेचर होने हों, ग्रुप फोटोज़ होने हों, वो सब कुछ प्लान्ड होता है। हमको यहाँ पर भले ही ऐसा लगता हो, उसमें इतने प्लान्ड सेशन में कोई ऐसे अरागची चले जाए, ये बहुत गंभीर घटना, मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ। आपकी इस तरह के रिएक्शंस कम होते हैं, ऐसा हज करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार होता है कि ऐसा हो भी रहा हो, तभी वो एक बार फोटो हो गया, उसके बाद देखते कि ठीक है क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा तो अटक ही रही है गाड़ी, थोड़ी सी अटक। ये वैसे है जैसे रेलवे में, पता नहीं आप तो नहीं जाती होंगी, लेकिन रेलवे में आउटर पर स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है ना स्टेशन से पहले, तो ये आउटर पर रुकी हुई गाड़ी है डील की, क्योंकि आगे कोई गाड़ी और फंसी हुई होती है जिसे ट्रांजिशन गंभीर ऐतराज है। हाँ जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जब चलते थे 20, 25, 30 साल पहले, तब की बात बता रहे हैं, और पिछले 12 सालों में आउटर पे गाड़ी उस तरह से नहीं रुकती है। सर जाते नहीं, वंदे भारत चल रही है सर, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। सर तो अब सीधे उड़े पहुंच गए, तो ये उनका पुराना ये सही वाली बात है, ये सही वाली बात है। अच्छा किया आपने अफवाह को रोका। पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। इसमें सबसे बड़ा ऐलान मदरसों को लेकर हुआ है। बंगाल में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों का बजट आधे से भी कम कर दिया गया है। टीएमसी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में माइनॉरिटी विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में स्टेट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 20% बढ़ाया गया। शिक्षकों के 50,000 पदों को भरा जाएगा। पुलिस के 20,000 खाली पदों पर नियुक्ति होगी। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और इसमें 33% पद महिलाओं के लिए होंगे। मां कैंटीन संचालन बड़े लेवल पर और शहरों में भी फैलाई जाएगी। इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। तो बाकी सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन एक बात जो वहां पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों को आहत कर सकती है, शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल राइवल्स को प्रोफेसर साहब आहत कर सकती है।
क्यों मदरसों के फंड को आधे से भी कम कर दिया गया? मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये चाहते हैं कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर मदरसों की जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। दूसरी बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये बंटवारा बंद कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये जो बंटवारा है हम लोगों ने वेस्टर्न से लाया है और उनके डिस्कोर्स में था, उसको हम लोगों ने अपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। जिस जनसंख्या की, जिस समाज की आबादी 30% हो वो कोई अल्पसंख्यक है, ये तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अल्पसंख्यक के नाम पर देश में मुसलमानों को जो भी सुविधा दी जा रही हो उस दायरे से बाहर निकलना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात कर रहा हूँ। यदि अल्पसंख्यक, मैं बार बार फिर कहता हूँ, आप नीतियां बनाएंगे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और फिर आप कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द हो जाना चाहिए, नहीं होगा। नीतियां आप जाति के आधार पर बनाएंगे और कहेंगे कि जातीय वैमनस्य खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आपने ही बना दिया है कि ये मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। जब मुस्लिम के नाते पोलराइज होगा तो हिंदू के नाते पोलराइज होगा। जब अल्पसंख्यक के नाते पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक के नाते पोलराइज होगा। ये होना चाहिए वाला धंधा बंद कर देना चाहिए। ये होना चाहिए, आपकी इच्छा है, सदिच्छा है, क्या होना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए, ये सुंदर लगना चाहिए, आपकी अपनी कल्पना है। जो है वो क्या होता है, यदि Cu और SO4 सल्फेट मिलेगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, ये जान लीजिए मोटा मोटी। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम यदि मिलेगा तो वाटर बनेगा, सर्टेन डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा तो बनेगा, वो रिएक्शन होगा। तो वैसे ही मैं बार बार कह, मुस्लिम समाज यदि मुस्लिम के नाते सोच रहा है और जो वो सोचता है और जो उसकी थियोलॉजी कहती है कि हिंदू काफिर है, तो हिंदू अपने आप को काफिरों जो कहता है कि काफिर हैं, तो अपने बचाने के लिए वो अपने आप को पोलराइज करेगा और करना भी चाहिए। ये मैं जोड़ रहा हूं कि करना चाहिए हिंदुओं को, लेकिन करेगा भी वो, क्योंकि उसको बचाना है। जैसे जाड़े के अंदर जो है वो हम मंकी टोपी पहन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदर बन जाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मंकी टोपी पहनना आवश्यक है। तो हिंदुओं के अंदर जो है ये भावना जो है, बिल्कुल मैं इस चीज को यदि उन्होंने किया है, मैं तो मानता था कि वो सारे बजट खत्म कर देने चाहिए। और जो एक शिक्षा के स्कूल के नाते जितने भी मॉडर्न एजुकेशन के चीजें हैं वो सारे उस पर मदरसों पर भी लागू होना चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए, उनके संरक्षण में होना चाहिए, और बाकी उनको जो भी आपको देना है आप उनको दीजिए, लेकिन ये सरकार के नियंत्रण के अंदर वो चलना चाहिए। ये नहीं हो कि हिंदुओं के लिए तो अलग आपको नहीं है, मुसलमानों के लिए आप मदरसे और खोल करके शिक्षक से लेकर और उनको देते रहे, शिक्षक से लेकर और वहां पर सिर्फ आप एक धार्मिक शिक्षा आप उनको देते रहे जो दूसरों को कहे कि ये काफिर है। सर, मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, यानी नौकरी ही नौकरी। विजय जी, सब बढ़िया ही बढ़िया। 1 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी। नहीं, ये वादा तो उन्होंने किया है शुभेंदु जी ने, और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए हों उस पर पहल की जाए। जरूरी नहीं है कि 1 लाख लोगों की भर्ती की बात की गई है तो 1 लाख मिल जाए। अभी 2 करोड़ में भी 10 लाख ही हो रहा है, तो वो तो अलग इशू है, लेकिन फिर भी एक वादे के तौर पे पहले बजट में, और बजट में ऐलान किया गया है, इसका मतलब कि उसमें एक प्लान वे में उन्होंने रखा होगा कि कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना पैसा नहीं दिया जा सकता। उसमें भी 33% महिलाओं के लिए किया गया है, वो भी एक अच्छी बात है कि उस तरह से इसको काम में लिया गया है। अल्पसंख्यकों की फंडिंग पर आपने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है। मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के उस पर नहीं जाता, मैं इस बात पर प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक या मदरसा या जो प्रोजेक्ट है वो है कि सरकार जो होती है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब कि समाज के सब हिस्सों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो पीछे रह गए उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको क्या मदद की जा सकती है, उस तरह से उस पर काम किया जाए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। तो ये जिम्मेदारी शुभेंदु सरकार की भी, किसी भी सरकार की, मतलब शुभेंदु सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो वो उसको कैसे देख रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है। और फिर जैसे न्याय के लिए कहा जाता है, ऐसे ही सरकार के लिए, राजनीति के लिए भी कहा जाना चाहिए कि दिखना चाहिए कि वो सबके साथ न्याय कर रही है। सरकार सबके साथ की सरकार, सबका विकास कर रही काम चले।
आप इसमें हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी बात है वो। देखिए, एक तो ये हिस्सा है जब कुरान और कंप्यूटर कहते हैं, तो कुरान और कंप्यूटर जो है वो सरकारी पैसे से क्यों जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मदरसे में क्यों पैसा सरकारी जाएगा, ये कोई उसकी मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है कि मदरसे को चलाने के लिए दिया जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस पर हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए, वहाँ की समस्या क्या है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगी, पुलिस की भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है कि जितने सरकारी कर्मचारी हो जाए, लेकिन मूल समस्या ये है कि जो काला दाग लगा हुआ है नंदीग्राम का, सिंदूर का, टाटा भाग गए, बिरला भाग गए, सारी कंपनियां चली गई, सब अपमानित होकर गए, वो कैसे वापस आएंगे। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया है उन्होंने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए, और बाकायदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। सिलीगुड़ी में IT पार्क की बात है, दुर्गापुर में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की बात की है, कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिससे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर लोड कम हो, उत्तरी बंगाल में IIT और IIM है उसकी बात की गई है, मेट्रो रेल का सर्वे है, एलिवेटेड कॉरिडोर, ब्रिज कनेक्टिविटी, इस सब की बात है। मुझे लगता है कि जो बंगाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री भी कह रही है, CII एसोचैम के अलावा जो वहां का लोकल है, कि ये बेहतर होगा और अच्छा होगा कि वहां बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि लंबे समय से वो सब कुछ नहीं हुआ। कम्युनिस्ट आए तो इंडस्ट्री को खत्म करना शुरू किया, तो ये जो 45-50 साल हैं उसका समय है और शुभेंदु के लिए बहुत अवसर है। व्यापारियों का भरोसा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ लौटेगा। ये इंसेंटिव इसलिए इसमें एलोकेट किए गए हैं। बात एक री एग्जामिनेशन की इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि कल की तारीख में एक बार फिर से देश में ये एग्जाम हुआ और इस बार सफलतापूर्वक हुआ। परीक्षा के रिजल्ट में तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों की वजह से इस एग्जामिनेशन में NTA पास होती हुई नजर आई। लेकिन बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहां धांधली करने वालों ने बायोमेट्रिक सिस्टम की ही चोरी कर ली। बायोमेट्रिक मशीनों को बंद कर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर गैंग को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठा दिया। NTA की मुस्तैदी से तुरंत चोरी पकड़ी गई। बिहार के लखीसराय में धांधली के आरोप में 5 छात्र समेत कुल 24 लोग पकड़े गए। इनमें 15 बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी ही थे। बिहार में ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां चोरी में बायोमेट्रिक कंपनीज खुद शामिल हो रही हैं। इससे पहले BPSC एग्जामिनेशन में भी बायोमेट्रिक कंपनीज के कर्मचारियों ने जैमर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धांधली की थी। NTA ये कह रहा है कि नीट का री एग्जाम सरकार और पूरे देश के मिले-जुले प्रयास से सफलतापूर्वक हुआ है। ये बयान आप सुने। It was a whole of government approach, whole of India approach in which all government of India departments, state governments, district machinery, students, parents, all stakeholders came together to convey a message to all the fraudsters and scamsters that you cannot beat the system, you cannot take away the rights of the young students, young Indian minds, and we will ensure that we can conduct a glitch-free examination. मतलब कमाल है, बिहार में कहीं से और ये खबर नहीं आई समीर जी, केवल बिहार से खबर आई कि यहाँ NTA अपनी तैयारी करती है, उससे हफ्ता 10 दिन पहले से ही इन लोगों की तैयारी हो चुकी होती है। आप CCTV कैमरे की निगरानी करते रहिए, फिर अगर बायोमेट्रिक ही चोरी हो गई। आपने ये सवाल समीर जी से क्यों पूछा? प्रोफेसर साहब से पूछिए। आएंगे सर, फिर आप भी बोलिएगा। ठीक, देखिए इस तरह की जो तत्व होते हैं वो सब राज्यों में रहते हैं। बिहार से बड़ी खबर निकल कर आई है, 22 लाख लोगों की एग्जाम हुई थी। अब कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो इस तरीके से एग्जाम पास करते हैं, और मुझे लगता है लेकिन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखना चाहिए कि अब नीट ने भी कल राहत की सांस ली होगी और सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी कि चलो एक बार की बला टली, एग्जाम निपट गई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सरकार इसको लेकर तैयारी की थी कि भाई एयरफोर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया था, 90,000 से ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर जिस तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए थे, बहुत सुरक्षा व्यवस्था की थी, सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे थे। मैं तो कह रही हूँ कि एक आप उसका तोड़ निकालते हैं, दूसरी तैयारी पहले हो चुकी होती है, पैटर्न बदल गया, बायोमेट्रिक मशीन उठा ली गई। ये अभी होता रहेगा, सिर्फ सुरक्षित पेपर कराने से सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगी। अभी भी इस तरह के जो संगठित गिरोह है वो काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि सरकार के एक एग्जाम कराने से वो शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि उन्होंने छोटे स्तर पर प्रयास किया होगा और इस बार शांत रहे, अगले स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। सरकार को भी उतनी बड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी कि भाई मतलब उनको रोका जाए, उनका पूरा पैसा है जुड़ा है, व्यवसाय जुड़ा है, अधिकारी लोग उसके अंदर शामिल हैं। आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? तैयारी बड़ी होगी,
जब यहाँ तैयारी बड़ी हो रही है तो जो चोरी करना चाहता है वो अपनी तैयारी क्यों नहीं बड़ी चोर दो करेगा? कदम आगे चलता है, कानून से 2 कदम आगे बढ़ा के चलते हैं। हमने हमेशा देखा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे लेकिन चोरों के हाथ ज्यादा लंबे नजर आते हैं आज की तारीख में। तो सरकार क्या करेगी, सबसे बड़ी चुनौती है सरकार क्या नहीं मैं बताइए सर, इसलिए आपको क्यों हंस रहा हंसी हूं- आ रही है? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि समीर जी ने पूरा उपसंहार रख दिया है, पूरा निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है, और वो जो बोल रहे हैं समीर जी वो अक्षरशः सही है। आपने व्यवस्था की, उस व्यवस्था का काट क्या है, काट चोर तो निकालेगा ही ना, उसका पूरा धंधा उसी पर है, पूरा उसका बिजनेस उसी पर मॉडल काम कर रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा यदि वो नहीं करेगा तो वाकई जहां आप सोचते हैं उससे 2 कदम आगे वो सोचते हैं। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं, और उसका पहले से ही उनको इंतजाम करना पड़ेगा। आप सोचिए, तो किसी ने सोचा था या बायोमेट्रिक की मशीन उठा करके लेते चले जाएंगे, जैमर ही डिसफंक्शनल कर देंगे। अब मैं इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानता कि ये देखिए, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा मजाक और धब्बा जैसा निकल करके आता है जब हम ये कहते हैं कि एयरफोर्स को हमको यूज करना पड़ रहा है, आर्मी को करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं हुई है, तभी तो बाहर से एजेंसियां को हमको ला करके करना पड़ रहा है। हम इसको फुल प्रूफ बना सकते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। बट क्यों हो रहा है, मैं कई बार दंग रह जाता हूँ इसमें। एक और जो हो रहा है सर, ये खबरें कहीं छूट ना जाए। जरूरी है, सरकार अच्छे से परीक्षा करा ले, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। आज सोचिए क्या हालात आ गए हैं कि अच्छे से परीक्षा हो गई तो हम कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि हो गई सरकार। ये सरकार की कोई उपलब्धि नहीं भैया। और जहां तक रही बात कि वो जो गिरोह हैं, वो जो सॉल्वर हैं, वो जो बायोमेट्रिक चुरा लेके कुछ नया सोचेंगे, उन्हीं को दुरुस्त रखने के लिए आपके पास पूरा तंत्र है, उनको दुरुस्त रखिए। और जो लोग इसमें अभी शामिल पाए गए हैं इस तरह कृत्य करते हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी पता चले। और ये मतलब पार्ट ऑफ करप्शन है। बिल्कुल वो जो कंपनियां हैं वो किसी के साथ मिली भगत के कैसे आई हैं, क्या नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो भी मसला। केवल ये बायोमेट्रिक कंपनी ने चुरा लिया ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब आपके सिस्टम में अब भी गड़बड़ लोग हैं, उस पर ध्यान दो। 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। बड़ी खबर आपको दे दें, राबड़ी देवी जल्द ही 39 हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होंगी। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से उनका सामान शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड बंगले को सजाया जा रहा है। ये बंगला 10 सर्कुलर रोड के मुकाबले छोटा है। बंगले में 8 कमरे हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। और केवल लालू का कमरा ही नहीं बल्कि पूरे बंगले को एक नया रूप दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे बंगले का मौका मुआयना किया, क्या हो रहा है, कैसा बंगला दिखाई देगा। नए सिरे से पेंटिंग भी की जा रही है। लेकिन वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला जो कि आरजेडी के लिए किसी मंदिर के स्थान से कम नहीं था, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता आते थे, लालू यादव के सामने हाजिरी लगाते थे, वो हाजिरी अब वहां नहीं लगेगी। आप यूं कहें अब विजय जी कि पहले सत्ता गई, सत्ता के साथ कार्यकर्ता कमजोर हुआ, कार्यकर्ता के साथ परिवार कमजोर हुआ, परिवार कमजोर होने के साथ साथ अब घर भी हाथ से गया। चला रही हैं और आपने देखा आपके स्क्रीन पर क्या चला रही हैं। इस बंगले में वास्तु दोष भी है क्योंकि बगल में कब्रिस्तान है। लीजिए सर। इस पर तो मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं लेकिन चला रहे हैं। नहीं मतलब जानकारी इंडिया सर टीवी ही चला रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, कब्रिस्तान वाली बात तो है सर, वास्तु दोष की भी बात है। अब एक और दोष आ गया सर इसमें। मैंने लालू जी को मैंने पंडितों पर विश्वास होने लगा कि वास्तु दोष वगैरह, क्योंकि शास्त्रों को तो लिखा है, पंडितों ने ही। नहीं, मैं इसको ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसको ज़बरदस्ती का ये मोह है। मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ कि जब एक कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, आप वहाँ से वहाँ चले जाते। बंगले को इतना इशू ही नहीं बनाना चाहिए था। जो सरकार ने या जो सिस्टम है उसमें किसी बंगले को बदलने की बात की गई है, तो इतना वो रखने की बात नहीं थी। और ये सब भी खबर नहीं है क्योंकि ये सब बंगलों में होता है। लालू जी के लिए हो रहा हो कि पेंटिंग हो रही है और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब जो जब भी कोई नया उसमें आता है करने के लिए, तो उसके लिए नए तरीके से पेंटिंग वगैरह, रेनोवेशन, पेंटिंग की बात कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट बात है। ये तो रेनोवेशन सबके लिए होता ही है और उसमें भी उनकी जो पसंद होती है उस हिसाब से भी कुछ फर्नीचर ये सब किया जाता है। लेकिन बेहतर होता कि क्या नाम है उनका, राबड़ी जी इसको पहले ही स्वीकार कर लेती और
चले जाते हैं। एक रिपोर्ट है सर, नया वाला बंगला भी बड़ा शानदार दिख रहा है। ये दूसरा। और आइए अब एक खबर आपको कर्नाटक की भी दे दूं। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। हालांकि कोई विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है उसने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बीजेपी ने भी कमाल किया है। बीजेपी अब अगली विधायक दल की बैठक अब भगवान मंजुनाथ जी के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। दरअसल एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है, कर्नाटक से ही जुड़ी हुई है। समीर जी, वो तस्वीर भी और खबर भी आप लोगों के सामने आएगी चर्चा के लिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और सामने डीके के नारे लग रहे हैं तो खड़गे साहब नाराज हो गए। यहाँ पर बीजेपी की हालत देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जा रही है और अब मंदिर में ले जाके शपथ दिलवाई जाएगी कि भैया सच सच बताओ की या नहीं की। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कभी होता नहीं है। और कर्नाटका में तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, अगर आपके विधायक इस तरह से कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग तो चिंता का विषय। और अब मंदिर में आप ले जाके क्या करोगे? जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी जब वहाँ पर हिंदू समाज का वर्क कर रहा है तो मंदिर में झूठ बोलने से क्या होगा? और आधे से ज़्यादा विधायक तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। लिंगायत कम्युनिटी कहती है हम हिंदू नहीं है, उसमें से कई दलित है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। अब उनसे आप ले जाओगे तो वो कह देंगे ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिखावे से, इस बचकानी हरकत से बीजेपी को बचना चाहिए। संगठन में कौन है, क्या मजबूत करना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करें। ये मतलब इस तरीके से हरकत पार्टी के हंसी का पात्र बनेगी कि एक तो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है और इधर ले जाकर आप विधायकों से कसम खिलवा रहे हो, जैसे है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे मंदिर में। सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं ईश्वर के नाम पे, आप राजनीति करते हो। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आपके अंदर ऑपरेशन कौन कर ले जा रहा है? नहीं, वो तो जाकर के मंदिर में क्या हो, उनको विश्वनाथ मंदिर में ले जाइए, वहां भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला क्या? मैं क्या कह रही हूँ फिर, मैं तो पॉलिटिकल वो पूछ रही हूँ कि यहाँ आपके महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं और इधर आपके कर्नाटक में बीजेपी में ऑपरेशन कौन करके चला गया? वहां हो रहा है और यहाँ किया जा रहा है, दोनों के बीच में अंतर है। वहाँ अपने आप हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड में भी अपने और वहां पर जो है वो किया जा रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर है। हो रहा है कर रहे हैं क्या? हाँ, डीके कुमार कर रहे हैं, बिल्कुल डीके कुमार एक ढंग से मैसेजिंग कर रहे हैं और कांग्रेस को बता रहे हैं। टाइगर कहा वो कौन खुद ही कर रहे थे? सिंधे साहब कर रहे हैं ना, बीजेपी नहीं कर रही है ना। अच्छा, सिंधे साहब कर रहे हैं। और झारखंड में जो हुआ याद है आपको क्या? झारखंड में तो अदृश्य हाथ आ गए थे सब लोग, लक्ष्मी कृपा से अदृश्य हाथ है सर। वो देखते हैं सर मंजुनाथेश्वर मंदिर में जो बैठक होगी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितने नेताओं की पेशी होगी, कौन बागी निकलेगा। जगहसाई से बचना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ही मतलब जिसने भी किया है बहुत ही बचकाना नेता नहीं है वो, जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि मंदिर ले जाएंगे। अरे जिसको भगवान का डर होता वो ये करता क्या? और राजनीति में मैं मानता हूं कि इसमें कोई, ये पहले भी मैं कह चुका हूं, ये नैतिकता वाला मसला ही नहीं है। और नैतिकता करिए तो उसको खत्म कराइए। और मुझे तो जहां तक ध्यान में कि राज्यसभा के चुनाव में प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है। मंदिर के जो भी व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको ये कह देना चाहिए कि भाई अपनी राजनीति जो है मंदिर से बाहर लेकर जाएं, बाहर जाके गीता पर कसम खिलवानी है, जो करवाना है वो करवाएं। आज खाने कुर्सी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।